नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मिशन गेम पर स्वागत है। तो आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो आज हम बताएंगे मैथ्स के सारे जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, मतलब हर चैप्टर के उसके सब महत्वपूर्ण पॉइंट बताएंगे। ठीक है, अगर वीडियो में पहली बार है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो को नोटिफिकेशन मिल सके। देखिए, आज हम आपसे लाइक और कमेंट और शेयर के लिए कह रहे हैं। समय आने दीजिए, कुछ भी नहीं कहेंगे आपको, सिवाय पढ़ाने की सिवाय कुछ भी नहीं कहेंगे, लेकिन अभी जरूरत है, इसलिए लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, ताकि थोड़ा हमारा मनोबल और बढ़ जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला पॉइंट है सिंपल इंटरेस्ट। इस पे जितना भी पॉइंट बनेगा सारे का महत्वपूर्ण बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, जैसे पहला ही पॉइंट है साधारण ब्याज। तो इसका मतलब होता है PRT/100। साधारण ब्याज का मतलब होता है सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। P का मतलब होता है प्रिंसिपल, मतलब मूलधन। R का मतलब होता है रेट, मतलब परसेंटेज, दर होता है। ठीक है, T का मतलब टाइम होता है। ठीक, टाइम मतलब समय। जब आपको ये पता है पॉइंट SI बराबर PRT/100, हम इसको P बराबर आराम से निकाल सकते हैं। P बराबर हो जाएगा SI गुणे में 100 बटे में जो बचता है वो बटे में नीचे चला जाता है। ठीक है, क्या बच रहा है? RT बच रहा है। लिखो तो अब क्या निकालना है? R मान लो निकालना है, तो R बराबर क्या हो जाएगा? मतलब रेट बराबर SI गुणे में 100 बटे में R निकाल रहे हो ना। अब PT बच रहा है, PT लिख लो। और क्या T निकालना है? T भी निकाल सकते हो आराम से। SI गुणे में 100 बटे में अब क्या बच रहा है? PR बच रहा है, PR लिख दो। ठीक, इस तरह हम इसको निकाल सकते हैं। अगर ये पॉइंट पता है, बाकी हम पछाड़ करके निकाल लेंगे। ठीक है भाई। अब मान लो कि आपसे अगर अमाउंट पूछ रहा है, आपको दे रखा है P+I ना, पता है आपको, उसको हम प्लस कर देंगे तो हमारा अमाउंट निकल जाएगा। एक मतलब होता है अमाउंट, अमाउंट मतलब मिश्रधन। ठीक, इसको पक्षांतर करिए, इसको ऐसा नहीं लिख के ऐसा भी लिख लो, P+I बराबर A हो जाएगा। क्लियर है? चाहे इसको उधर लिखिए, चाहे इधर लेफ्ट साइड लिखिए, चाहे राइट साइड लिखिए, बात बराबर है। क्लियर है? ताकि इसको पक्षांतर करने में थोड़ा आसानी होगा। क्लियर? अब जैसे I निकालना हो तो I बराबर क्या हो जाएगा? A। अब A तो भाई अपनी जगह बैठा है, इसको हम बुला रहे हैं उधर, ये लेकिन प्लस से उधर जाके पक्षांतर में माइनस हो जाता है। क्या हो जाएगा? -P हो जाएगा। अब अगर P निकालना हो तो P बराबर हो जाएगा A-I हो जाएगा। क्लियर? हम कह सकते हैं इसको कि A बराबर P+I या P+I बराबर A भी होता है। क्लियर है? चाहे आप कहें A बराबर P+I, चाहे कहें आप P+I बराबर A, बात बराबर है, इसमें कोई शक नहीं है। क्लियर है? तो अगला पॉइंट ये कह रहा है अमाउंट बराबर क्या होता है? P विदिन ब्रैकेट 1 + RT/100। क्लियर? तो इसको भी पक्षांतर कर सकते हो आप चाहो तो। ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे बटा 1 लगा लो। तो मान लो अगर P निकालना है, जैसे P, तो P बराबर क्या हो जाएगा? P बराबर हो जाएगा, ये P बराबर पूरे में ये चला जाएगा, A अपान हो जाएगा 1 + RT/100 हो जाएगा। क्लियर? इस तरह में हम इसको लिख सकते हैं, कोई शक नहीं। इसको भी कर सकते हैं आगे। जैसे A निकालना होगा भाई आपको ना, P बराबर हमें पता है, P बराबर A गुणे 100 बटे 100 + RT होता है। अगर मान लो ये निकालना है, क्या लिखेंगे इसको हम? ये बराबर लिख सकते हैं P विदिन ब्रैकेट 100 + RT बटे में क्या कर देंगे भाई? बटे में हम 100 कर देंगे, जो बचता है वो भाग में हो जाता है। क्लियर? इस तरह से ये पूरे पॉइंट कंप्लीट हो गए। जिनको लिखना है लिख सकते हैं इसको। ठीक है, आज हम सारे मतलब चैप्टर के जितने भी पॉइंट बनेंगे सब एक ही क्लास में पूरा करवाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, लगभग जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट बनते हैं उनको हम करवा देंगे। क्लियर? क्लियर? तो अगला पॉइंट है जब समय 2 वर्ष हो तो ना, जब डिफरेंट पूछता है सिंपल इंटरेस्ट में, जब समय 2 वर्ष दिया हो तो D मतलब डिफरेंट, मतलब अंतर। D बराबर होता है PR² बटे में 100 की पावर 2। D बराबर क्या होता है भाई? PR² बटे में 100 की पावर 2 होता है। लेकिन जब अगर समय 3 वर्ष दिया हो, ठीक है, साधारण ब्याज में, तो डिफरेंट मतलब D बराबर PR² विदिन ब्रैकेट 300 + R बटे में 100 की पावर 3 कर देंगे। क्लियर है? एक और होता है इसमें SI बराबर, एक SI बराबर तो स्टार्ट में बता दिए थे कि PRT/100 होता है, लेकिन एक काल्पनिक ब्याज होता है। ये इसका नाम काल्पनिक ब्याज रखा गया है।
ये साई बराबर होता है RT परसेंटेज। जब RT परसेंटेज हम निकाल लेंगे इसमें SI के माध्यम से, ठीक है। और अगला पॉइंट है इसमें, एक वर्ष का साधारण ब्याज तथा चक्रित ब्याज ये आपस में बराबर होते हैं। एक वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रित ब्याज आपस में बराबर होता है, ठीक। अब पिछले साल का मिश्रधन अगले साल के मूलधन के बराबर होता है। बात समझ पा रहे हो? जब चैप्टर पे जाएंगे, लगाएंगे सवाल को, तब वहां पे आपको ये हेल्पफुल होगा। अगर प्रति छमाही हो तो हम R गुणे 2 कर देंगे, ठीक है। अगर प्रति तिमाही है तो R गुणे हम 4 कर देंगे। अगर प्रति 4 माही हो तो R गुणे हम 3 कर देंगे। क्लियर है? एक साल भाई कितना तिमाही होता है? 4 होता है ना। एक साल में कितना 4 माही होता है? 3 ही होता है ना। इस तरह से क्लियर है? तो लगभग इस चैप्टर का जितना भी इंपॉर्टेंट पॉइंट था हमने इसको कवर कर रखा है, ठीक। तो हाँ, कुछ पॉइंट बच गए थे इसमें सिंपल इंटरेस्ट में, ठीक है, उसको भी नोट कर लिया जाए ना, नहीं तो अधूरा रह जाएगा। जैसे गुना वाले सवाल पूछता है ना कभी कभी ना, तो गुना वाले में जैसे अगर आपको टी अगर समय अगर पूछेगा तो हम लगाएंगे फार्मूला यहाँ पे n-1 बटे में r गुणे में 100, ठीक। अब मान लो r पूछ रहा है तो लगाएंगे n-1 बटे में t गुणे में 100। क्लियर है? एक और दूसरे टाइप बनता है सवाल, ठीक है, कंपेयर करा के। तो यहाँ अगर जैसे मान लो कि एक गैप कर देगा, T2 पूछेगा या T1 पूछेगा, एक आपको यहाँ अननोन कर देगा, ठीक है, उस तरह पूछेगा। तो फार्मूला बन जाए हमारा n-1 बटे में T2 T1 बराबर n2 बटे T2। क्लियर? ये तो ऊपर टाइम के लिए। यहाँ भी कभी कभी R1 गायब कर देगा या R2 गायब कर देगा, आपसे पूछेगा गुना वाले सवाल में। क्लियर? इसको हम लिखेंगे n1 बटे में R1 बराबर n2 बटे में R2। क्लियर? इस तरह से साधारण ब्याज का जितने भी फैक्ट बन सकते थे इंपॉर्टेंस को हमने सबको पूरा लगभग कर दिए। क्लियर है? तो चलिए अगला पॉइंट है हमारे पास है चक्रित ब्याज। साधारण ब्याज तो हालांकि हमने कंप्लीट करा दिया, अब है अगला पॉइंट चक्रित ब्याज, ठीक है। ए बराबर समझते हुए इसको अरबी बता रखा है हमने। ए बराबर होता है अमाउंट मतलब मिश्रधन। मिश्रधन निकालने के लिए फार्मूला डायरेक्ट बनता है P विदिन ब्रैकेट 1 + R/100 T। क्लियर? एक बनता है CI मतलब चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक। इसका फार्मूला बनता है P विदिन ब्रैकेट 1 + R/100 T माइनस, इसमें भाई P करना पड़ेगा डायरेक्टली आपको अगर चक्रित ब्याज निकालना हुआ तो। क्लियर? अब A बराबर, इसको तो साधारण ब्याज नहीं बता चुके हम कि P + I होता है, पक्षांतर कर ही लेंगे आप, कोई दिक्कत है नहीं है ना। अब D बराबर ये 2 साल के लिए है अंतर, PR² बटे में 100⁵2, जब 2 साल समय रहेगा तब। क्लियर? ये D बराबर बनेगा जब 3 साल अंतर होगा तब, PR² विदिन ब्रैकेट 300 + R/100⁵3। क्लियर है? तो बस इसमें यही इतने मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, बाकी तो सिंपल इंटरेस्ट में हम बता ही रखते हैं, ठीक है भाई। तो अगला पॉइंट है हमारा नाव धारा। एक चैप्टर है ना नाव धारा। जब अगर पूछे आपसे धारा की दिशा में नाव की चाल अर्थात डाउन स्ट्रीम, डी का मतलब डाउन स्ट्रीम, इसमें हम क्या करेंगे A + B कर देंगे। A का मतलब क्या है? वो नाव है। अब B का मतलब क्या है? धारा है। बात समझता है? धारा की दिशा में नाव की चाल जब पूछे, डाउन स्ट्रीम में पूछे, तो हम करेंगे A + B। A का मतलब हम मानते हैं नाव, B का मतलब हम मानते हैं धारा। क्लियर? उसी तरह अगर पूछे धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल, मतलब अप स्ट्रीम मतलब ऐसे जैसे धारा बह रही है उधर से आपकी नाव आ रही है ना, इसे कहते हैं अप स्ट्रीम। ये नाव की चाल है, ये धारा की चाल है, आपस में इसको हम घटा लेंगे, नाव की चाल से धारा की चाल को घटा लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। क्लियर? अब जब अगर कहे अगला पॉइंट शांत जल में नाव की चाल, ये बात अलग है। शांत जल में नाव की चाल अर्थात A बराबर, ये मतलब नाव की चाल, नाव। क्लियर है? तो क्या करेंगे हम? धारा के दिशा में नाव की चाल को प्लस धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल को हम दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर देंगे, तो हमारा शांत जल में नाव की चाल निकल जाएगी। एक बार फिर सुन लो, शांत जल में नाव की चाल अर्थात A बराबर ना, ये मतलब नाव, धारा की दिशा में नाव की चाल प्लस धारा के विरुद्ध नाव की चाल, तो जोड़ेंगे और बटे में 2 कर देंगे तो निकल जाएगा। क्लियर है? अगला पॉइंट है धारा की चाल वाली अगर पूछे आपसे, मतलब B, धारा क्या माने हैं? B माने हैं ना, ये क्या हो जाएगा? धारा की दिशा में नाव की चाल को हम किसमें घटाएंगे? धारा की जो विपरीत दिशा में नाव की चाल आ रही है उसको हम घटा लेंगे। किसमें? धारा की दिशा में वाली चाल में धारा की विपरीत दिशा में चाल को हम घटा देंगे।
अब बटे में 2 कर देंगे। इस तरह से हम धारक जाल आराम से निकाल लेंगे। क्लियर है? तो चलिए अगला पॉइंट बढ़ते हैं आगे फिर। तो अगला पॉइंट है काम समय। ठीक, ये भी एक चैप्टर है ना, काम समय। तो अगर जैसे कुल काम निकालना हो तो हम क्या करेंगे, क्षमता गुणे समय कर देंगे। क्या कर देंगे भाई, क्षमता गुणे समय कर देंगे। अब मान लो ये हमें पता है कुल काम बराबर क्षमता गुणे समय ना। अगर हमें क्षमता निकालना हुआ तब क्या करेंगे हम, क्षमता बराबर हो जाएगा आपका कुल काम बटे समय हो जाएगा। बात समझ पाए? 75 हो जाएगा। अब मान लो समय बराबर निकालना हुआ तो समय बराबर हम लिख सकते हैं कुल काम बराबर क्या हो जाएगा, बटे में क्षमता हो जाएगा। जो बचता है वो भाग में चला जाता है। क्लियर है? और ये क्या है भाई, ये M1 D1 H1 मतलब मैन, D का मतलब डे मतलब दिन, H का मतलब आवर मतलब घंटा। क्लियर है? और W1 का मतलब क्या हुआ, वर्क। इस तरह से ये हमें इस तरह लेफ्ट हैंड साइड पता होगा ना, यहाँ पे कुछ अननोन कर देगा, या W2 कर दे अननोन, या W1 कर दे, कुछ भी आपसे एक अननोन करके पूछता है। क्लियर है? इस तरह से इसको हम निकाल सकते हैं। M1 D1 H1 अपान W1 मतलब ये सब 1 वाला पॉइंट है, ये 2 वाला पॉइंट है। क्लियर? एक अननोन करके आपसे पूछेगा। और एक बात है, कार्य क्षमता और समय में विलोमानुपात होता है। ठीक है? जैसे अगर कार्य क्षमता का अनुपात दिया है तो उसका उल्टा हो जाएगा समय का अनुपात। क्लियर? बस इसमें मेन पॉइंट है। आगे बढ़ते हैं हम। तो अगला पॉइंट है रेलगाड़ी। ठीक है? क्या है भाई, रेलगाड़ी। ये नावधारा का उल्टा है। ठीक है? नावधारा का उल्टा है। विपरीत दिशा में रेलगाड़ी की चाल आपस में जुड़ जाएगी। सुनो, विपरीत दिशा मतलब क्या होता है, जैसे कोई अगर प्रतापगढ़ से ट्रेन आ रही है, कोई एक रानीगंज से आ रही है ना, यही विपरीत हुआ। इसकी आपस में चालें क्या होगी, आपस में ये जुड़ जाएगी। ठीक है? चाल आपस में जुड़ जाएगी। समान दिशा में मतलब जैसे प्रतापगढ़ से कोई ट्रेन आ रही है और जस्ट उसके पीछे चिलबिला से कोई ट्रेन आ रही है, तेज ट्रेन ना, उसकी क्या होगी चाल, तेज चाल से धीमी चाल को आपस में घटा लेंगे। ठीक है? और जब दो ट्रेन की लंबाई आपस में जुड़ जाएगी, जैसे ट्रेन अलग अलग है तो उसकी लंबाई हम आपस में जोड़ लेंगे। ठीक है? तो सॉरी एक ट्रेन तथा एक प्लेटफॉर्म की लंबाई हम आपस में जोड़ लेंगे। क्लियर है? अगर 4 किलोमीटर प्रति घंटा में हो, अगर मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो उसको भाई 5/18 से गुणा कर देंगे। क्लियर है? 4 अगर मीटर प्रति सेकंड में है और उसको किलोमीटर प्रति घंटा में लाना है, हम क्या करेंगे, 18/5 से हम गुणा कर देंगे। क्लियर है? और सुरंग की लंबाई भी रेलगाड़ी के साथ हम जोड़ देंगे। क्लियर है? आदमी की लंबाई, विद्युत खंभा की लंबाई तथा सिग्नल की लंबाई को हम कुछ भी नहीं मानते, मतलब नगण्य के बराबर, 0 के बराबर होता है, उसकी लंबाई बिल्कुल नहीं मानेंगे। क्लियर? तो ये रहा रेलगाड़ी का पॉइंट। आगे पॉइंट और बताते हैं इससे। तो अगला पॉइंट है लाभ हानि। ठीक है? चैप्टर का नाम है लाभ हानि। ठीक है? प्रॉफिट एंड लॉस। अब लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य क्रय मूल्य। सुनिए भाई ध्यान दे, लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य। अब ये 100% ये आपका बड़ा है, क्यों, बड़े में ही छोटा घट पाएगा। ठीक है? मतलब विक्रय मूल्य ज्यादा है, क्रय मूल्य कम है। क्लियर? इस चिन्ह के अकॉर्डिंग हम पता कर लिए कि विक्रय मूल्य ज्यादा है, ज्यादा नहीं कम घटेगा ना, इसका मतलब विक्रय मूल्य ज्यादा है। तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य क्रय मूल्य। बाकी आपको पक्षांतर करना आता ही है, करके दिखाएं, कर लीजिएगा। तमाम पक्षांतर करना अभी सिखाए जस्ट पीछे चैप्टर ना। और देखिए ये लाभ बराबर विक्रय मूल्य क्रय मूल्य होता है। ठीक? लाभ परसेंटेज बराबर क्या होता है, लाभ परसेंटेज सदैव क्रय मूल्य पर ही निकलेगा, हानि परसेंटेज भी आपका क्रय मूल्य पर ही निकलेगा। लाभ परसेंट बराबर होता है, आपको लाभ पता होना चाहिए, लाभ गुणे में 100 बटे में सदैव क्रय मूल्य, सदैव क्रय मूल्य। और ये क्या है, हानि परसेंट। हानि परसेंट जब भी पूछेगा तो आपको हानि पता होना चाहिए, और गुणे में 100 बटे में सदैव क्रय मूल्य। इसका मतलब ये हुआ कि चाहे लाभ परसेंट निकालना हो चाहे हानि परसेंट निकालना हो, सदैव किस पे निकलेगा, क्रय मूल्य पर ही निकलेगा। क्लियर है? और देखिए हानि बराबर क्या होता है, हानि बराबर होता है क्रय मूल्य विक्रय मूल्य। इसका मतलब ये हुआ कि आपका क्रय मूल्य यहाँ ज्यादा होगा, भाई ज्यादा नहीं तो कम घट रहा है, इसका मतलब क्रय मूल्य ज्यादा है, ये विक्रय मूल्य कम है। क्लियर है?
तो हानि बराबर हो जाएगा क्रय मूल्य ऋण विक्रय मूल्य। रटने से काम नहीं चलेगा, आपको समझना पड़ेगा यहाँ पे भाई क्रय मूल्य हम क्यों घटा रहे हैं, इसका मतलब क्रय मूल्य ज्यादा है विक्रय मूल्य कम है। और यहाँ पे क्या था, विक्रय मूल्य ज्यादा है क्रय मूल्य कम है, तब तो लाभ हुआ ना। कम में खरीद के ज्यादा बेचेंगे तो क्या होगा, वो लाभ होगा। कम ज्यादा में खरीद के कम में बेचने का मतलब नुकसान होगा। क्लियर है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी पॉइंट है क्वेश्चन। तो अगला पॉइंट है सीपी अर्थात कॉस्ट प्राइस, मतलब क्रय मूल्य। ठीक है, जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाए उसे हम क्या कहते हैं, क्रय मूल्य कहते हैं, अर्थात कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य। ठीक है। एसपी सेलिंग प्राइस, एसपी मतलब क्या होता है, सेलिंग प्राइस, जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाए। क्लियर है? उसे हम कहते हैं सेलिंग प्राइस अर्थात एसपी। क्लियर? अब लाभ, अगर लाभ बराबर पूंजी गुणे समय भी होता है ना, एक तो लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य क्रय मूल्य होता है, बात की बात है, लेकिन एक लाभ बराबर पूंजी गुणे समय भी होता है। अगर पूंजी आपको पता हो समय पता हो तो उन दोनों को मल्टीपल कर देंगे तो हमारा लाभ भी पता चल जाएगा। क्लियर है? एक होता है लागत, लागत का मतलब होता है जिस खर्च पर कोई वस्तु निर्मित की जाए, बनाई जाए, उसे कहते हैं हम लागत। ठीक है। तो अगला भी पॉइंट कुछ बचे हैं उसको भी करवाते हैं। ठीक है। तो अगला पॉइंट है लाभ या हानि परसेंट, ये सदैव जो है क्रय मूल्य पर गणना किया जाएगा। ठीक है, लाभ या हानि परसेंट सदैव क्रय मूल्य पर गणना की जाती है। क्लियर? ऊपर मतलब एक्स्ट्रा जो खर्च होता है उसको हम क्रय मूल्य या लागत मूल्य में जोड़ देंगे। क्लियर है? कमीशन जो होता है ना कमीशन, कमीशन सदैव हम विक्रय मूल्य पर देंगे। कमीशन को हम सदैव किस पर देंगे, विक्रय मूल्य पर ही देंगे। ठीक है। छूट या बट्टा अंकित मूल्य पर ही दिया जाता है। छूट या बट्टा अगर देना होगा तो हम अंकित मूल्य पर ही देंगे। क्लियर है? जब छूट या बट्टा ना दिया जा रहा हो तो अंकित मूल्य ही हमारा विक्रय मूल्य होता है। क्या समझे? जब छूट या बट्टा ना दिया जा रहा हो तो अंकित मूल्य ही हमारा विक्रय मूल्य होता है। क्लियर है? तो लाभ हानि में लगभग जितने भी पॉइंट बन सके थे उसको क्लियर कर दिए हैं। ठीक है। तो अगला पॉइंट है एचसीएफ एंड एलसीएम, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है। ये अगर आपसे पूछा जाए कि एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर क्या होगा, हम बताएंगे इसको कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, बाकी पक्षांतर करके हम कुछ भी कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, पहली संख्या निकालना होगा, बटे में दूसरी संख्या भाग दे देंगे, कुछ भी कर सकते हैं भाई ना, मतलब पक्षांतर करके। एक पॉइंट और होता है एलसीएम बराबर होता है एचसीएफ, अगर आपको पता हो, दी हुई संख्याओं का अनुपात पता हो, उसको आपस में गुणनफल करके हम कुछ भी कर सकते हैं यहाँ पे, पक्षांतर भी हो जाएगा आगे। क्लियर? एलसीएम मतलब होता है दी हुई संख्याओं से कट जाता है। एलसीएम का काम क्या होता है, वो दी हुई संख्याओं से वो कट जाता है। एचसीएफ का काम क्या होता है, दी हुई संख्याओं को वो काट देगा। फिर समझो, एलसीएम दी हुई संख्याओं से कट जाता है, एचसीएफ क्या होता है, दी हुई संख्याओं को काट देता है। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो अगला पॉइंट है बीजगणित संबंधित फार्मूला। आइए, जैसे कहते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होगा। क्लियर? a प्लस बी का होल स्क्वायर और बनता है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। आवश्यकता अनुसार इसको हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, बाकी तो लोग यही जानते हैं प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये ज़्यादा फेमस है, ये लोग जानते हैं, लेकिन जरूरत कभी इसकी भी पड़ जाती है। क्लियर है? तो अगला पॉइंट है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही सब जानते हैं, लेकिन कभी कभी इसकी भी जरूरत पड़ जाती है। ठीक है, a माइनस बी होल स्क्वायर क्या हो जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab। क्लियर है? और a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, दो ब्रैकेट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर भी हो सकता है। अगला पॉइंट है a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर, इसका फार्मूला बन जाता है 4ab। ये डायरेक्टली क्वेश्चन ऐसे पुटअप करता है, अगर आपको पता रहेगा तो आप डायरेक्टली इसको हल कर पाएंगे। क्लियर है? अगला है a स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। क्लियर है? एक और बन सकता है, इस पे a प्लस बी होल स्क्वायर हो जाता है, ये स्क्वायर नहीं रहेगा, ओनली जिस तरह ये फॉर्म में इसी तरह रहेगा। ठीक है, ऐसे। ठीक, तो a प्लस बी a स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक, जैसे ये है इस तरह से ये भी हो सकता है। तो a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 2ab, इसको हम कर सकते हैं। क्लियर है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है, इसको सब ऑलरेडी जानते हैं, बहुत हाई रेटेड क्वेश्चन है, तो पॉइंट है ना, इसको सब जानते हैं
एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी होता है। क्लियर। अगला है ए प्लस बी होल क्यूब, ए क्यूब बी क्यूब प्लस 3ab, ए प्लस बी एक ब्रैकेट में, ए माइनस बी होल क्यूब क्या हो जाएगा, ए क्यूब बी क्यूब माइनस 3ab, उसके बाद ब्रैकेट में ए माइनस बी हो जाएगा। कोई शक? अगला पॉइंट, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर हो जाएगा एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, फिर हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी। क्लियर। अगला हो जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर हो जाएगा एक ब्रैकेट में हो जाएगा ए माइनस बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी हो जाएगा। ठीक है। अगला है ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3ab सी बराबर होता है ए बी सी एक ब्रैकेट में, और उसके बाद ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ये। क्लियर। अगला पॉइंट है अगर यदि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 दिया है तब इसका मान हो जाता है ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब बराबर फिर ए बी सी भी होता है। ठीक है। तो आज का मतलब ये पहला पार्ट कह सकते हैं, लगभग पूरा चैप्टर का पॉइंट नहीं हो पाया है, इसको पार्ट 1 मान चलिए, इसको हम सेकंड पार्ट में पूरा करवाने का प्रयास करेंगे। ठीक है। तो वीडियो में पहली बार आए तो भाई वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है। तो इसी क्वेश्चन के साथ हम क्लास को समाप्त करना चाहेंगे। इसी के साथ जय हिंद जय भारत।